Hey everyone, welcome back to this Python series. Hope you all understood the previous lecture very well. And previous lecture में जो हमने बात की थी वो थे different features of Python language. Okay? And हमने एक implementation देखा था कि why Python is so simple. Okay, implementation like we have seen what is the specific reason जिसकी वजह से Python simple है इंडस्ट्री में. ठीक है, तो कुछ रीजंस थे, उनको एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट रीज़न की तरफ. ओके, सो द फर्स्ट रीज़न इज पाइथन हैज़ रिच सेट ऑफ मॉड्यूल्स. जब हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो पाइथन में बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड कि पाइथन हैज़ इनबिल्ट गार्बेज कलेक्शन. आप क्या बोल सकते हैं उसको, हम गार्बेज कलेक्शन का इसके पास प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस जैसे सी और सी प्लस प्लस में हमें क्या करना पड़ता था कि हमें मैनुअली कोड लिखना पड़ता था उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, बट पाइथन में गार्बेज कलेक्शन का टर्म ऑलरेडी डिफाइंड है. ठीक है, जिसके हेल्प से हमारा कोड और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है. ठीक है, और थर्ड पाइथन का जो सिंटेक्स है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है. सो ये तीन चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा था. एंड एक दो हमने कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस किए थे. ठीक है, जिसके हेल्प से हमें वो चीज़ समझ आ गई चीज़ें कि एस्काई कोड में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं. ये ऑड का मैंने बताया था. ऑड हमारे पास क्या है, ऑड क्या है हमारे पास, ऑड है हमारे पास एक फंक्शन बोल सकते हो जिसके हेल्प से हम किसी भी अल्फ़ाबेट्स की क्या देख सकते हैं, उसके एस्काई कोड देख सकते हैं, उसके यूनिकोड देख सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारे पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट. आज जो हम देखने वाले हैं वो है सेकेंड फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज. ठीक है, आप जब फीचर ऑफ पाइथन के बारे में बात करते हो तो बहुत सारे फीचर्स हमने देख रखे हैं ऑलरेडी. ठीक है, बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे वो मेजर रोल प्ले करता है. किसी भी अगर लैंग्वेज को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कोई भी डेवलपर है तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये लैंग्वेज हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करनी चाहिए. ठीक है, ऐसा अगर होता है कि सिर्फ विंडोज़ पे काम कर रही है, मैक ओएस पे नहीं कर रही, तो वो उसके लिए एक डिमेरिट है, वो एक लैंग्वेज का डिमेरिट है कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते हम उसको. ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे वो सेकंड टॉपिक के बारे में देखेंगे. क्या है सेकंड टॉपिक? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा हम अपने डैशबोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, देयर आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को. आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अराउंड 40 to 50 मिनट्स का. ठीक है, एंड होप सो कि आपको सारी चीज़ें, सारी थ्योरी जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी वो आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी. ठीक है, और पाइथन में सारा कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत जल्द. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. प्रोजेक्ट्स बोले तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रहेंगे अभी तो. ठीक है, और विजुलाइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट बाद में हम देखेंगे एट द लास्ट ऑफ दिस एंटायर सीरीज़. ठीक है, तो अभी से ज़्यादा वो नहीं, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी हम बस थ्योरी पढ़ते हैं 3-4 लेक्चर, देर आफ्टर हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो आवर सेकेंड फीचर इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये सेकंड फीचर है पाइथन की. अब जब भी कोई आपसे पूछता है, व्हेनेवर एनी टीचर आस्क्स यू कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई लैंग्वेज को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं. ठीक है, तो आपका जवाब यही होगा कि एज वी कैन रन दिस लैंग्वेज, कि हम किसी भी लैंग्वेज को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ओएस पे
रन कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल ओएस पे रन कर सकते हैं। हैंस वी कॉल इट एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पीआई, ठीक है। आपका बस इतना ही जवाब होता है। बट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंटेबल तरीके से समझाना है, ना कि आपको सिर्फ डेफिनेशन। ये 99% लोग यही बोलेंगे, बट आप कैसे समझाते हैं वो मैटर करता है, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब प्लेटफॉर्म की बात आती है, जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ आता है ये प्लेटफॉर्म है क्या भैया, व्हाट इज़ दिस प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म का क्या मतलब आप समझते हो, मुझे पता नहीं, बट ये होगा इसका कि प्लेटफॉर्म एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्लेटफॉर्म क्या है, अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता है, विच इज़ यूज्ड टू रन व्हाट, एनी एप्लीकेशन, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ यूज टू रन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। टाइप्स तो नहीं बोल सकते इसको, ये दो तरीके डायरेक्ट बोल लो इसको, ठीक है। प्लेटफॉर्म में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। आईटी इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं। क्या होती है भैया, एक होती है तुम्हारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, एक होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दो चीज़ें, ओके। अब एक एक करके हम समझते हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आप कौन सी लैंग्वेजेस को बोलते हो। आपने जो ये डेफिनेशन बोला है मुझे, ये वाली कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जो एक ही प्लेटफॉर्म पे चलेगी या दो ही प्लेटफॉर्म पे चलेगी, उसका नंबर डिफाइंड है, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज। ये भाई साहब सबसे आगे बैठे होते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब बात आती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, तो सबसे पहले जो आती है चीज़ें वो आती हैं जावा की, सेकंड आती है पाइथन की, ठीक है, जावा एंड पाइथन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं जावा और पाइथन की, तो जब मेरे पास जावा भी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो फिर हम पाइथन को क्यों पढ़ रहे हैं। हर पॉइंट पे ये क्वेश्चन हमसे पूछी जाएंगी कि पाइथन को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, एंड हम हर एक पॉइंट पे ये भी चीज़ देखेंगे कि क्या एक्चुअल रीज़न था उस चीज़ का जिसकी वजह से हम पाइथन को पढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू जावा और एनी अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे जावा से भी डिफरेंशिएट करेंगे इसको। इतना समझ आ गया। चलो अब देखते हैं, दो चीज़ें समझ आएगी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं हम ओएस की। अब जब भी कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू वी मीन बाय ओएस, सो यू सिंपली कॉल कि ओएस इज जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओएस इज़ ऑल अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बट व्हाट डू यू थिंक कि इंटरव्यूअर कभी आपसे ये चीज़ पूछे और आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बोल के आ जाओ, तो क्या वो सेटिस्फाई होगा, क्या आप उसके आंसर को सेटिस्फाई कर पाओगे? डेफिनेटली नॉट। तो आपको आंसर कैसे करना है उसके लिए हम पहले समझते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेक सम wait, let me draw a diagram. This is my computer, okay, this is my computer and this is my keyboard, okay, this is my computer, this is my keyboard. अब हम क्या करते हैं, मान के चलो मैंने कुछ इनपुट्स दिए, मैंने क्या दिए, कुछ इनपुट्स दिए, ठीक है। अब
या मैंने कोई प्रोग्राम, इनपुट छोड़ो, आप प्रोग्राम लिखो। अब प्रोग्राम लिखा आपने कीबोर्ड से कुछ क्या दिया, कुछ प्रोग्राम टाइप किया, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए। प्रोग्राम नहीं भी बोलो तो आप ऐसे गेम्स बोल सकते हो, लैपटॉप पे जो भी गेम्स खेलते हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कोई भी चीज़ें आपके पास अगर मौजूद हैं तो उसको रन करने के लिए कौन सी इन्वायरमेंट आपको चाहिए। भैया सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिख रहा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, चीज़ें डिलीट कर पा रहे हो, तो सबसे पहले भैया मुझे चाहिए टेम्पररी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे चाहिए भैया मुझे परमानेंट मेमोरी। ठीक है, परमानेंट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हमें सबसे पहले चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये हार्ड फॉर्मेट में आप परमानेंट मेमोरी का रिक्वायरमेंट लोगे कि हाँ भैया HDD यूज़ कर लिया, कुछ भी यूज़ कर लिया। थर्ड पोजीशन पे आपको क्या चाहिए, एक प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर, समझ आई चीज़ें। आपको प्राइमरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, सेकेंडरी की रिक्वायरमेंट है और प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये सब चीज़ें किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जब भी आपको चाहिए तो कौन प्रोवाइड करेगा आपको प्रोवाइड करेगा दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा ये सारी चीज़ें। तो अब मुझे आप डेफिनेशन बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय OS। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, OS stands for operating system। OS stands for operating system that is mainly a resource allocation and deallocation मैनेजर। ठीक है, एंड डीएलोकेशन मैनेजर। अब एक बात बताओ कि OS का क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि एक रिसोर्स को एलोकेट करता है एंड रिसोर्स को डीएलोकेट करता है। एलोकेट कब करेगा, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। डीएलोकेट कब करेगा, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका हो। ठीक है, तो ये आगे से डेफिनेशन आप याद रखना कि जब भी कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय OS, सो OS का मतलब आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलना है, यू ऑल्सो हैव टू टेल कि इट इज़ अ मेनली अ रिसोर्स एलोकेशन एंड डीएलोकेशन मैनेजर। ठीक है, दैट वी यूज टू रन आवर प्रोग्राम्स, दैट वी यूज टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम्स। ठीक है, और प्रोग्राम्स, हर चीज़ प्रोग्राम्स ही तो है। OS आपको हेल्प करता है फाइल क्रिएशन में, OS आपको हेल्प करता है किसी भी चीज़ को रन करने में, सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है, सर्चिंग प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ किसके साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो करवा रहा है ये सारे प्रोसेसेस। ठीक है, और ये प्रोसेस करवाने के लिए बहुत सारी ये एल्गोरिदम्स को फॉलो करता है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बट ओवरव्यू दे रहा हूँ। राउंड रॉबिन आपने सुना होगा। ठीक है, चलो इसको हटाओ, बाद में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो OS के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं, मतलब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भैया आप बोल तो रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया आपने, अपने प्लेटफॉर्म बता दिया आपने, बता दिया कि एलोकेशन और डी एलोकेशन होता है, बट मेन चीज़ पे तो आ जाओ। तो अब हम एक और डायग्राम देखते हैं। ठीक है, एक और डायग्राम हम देखते हैं, ऊपर वाले को ही ले लेते हैं, रुको नहीं तो रहने दो, वापस बनाते हैं, आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे इस बार
क्योंकि हमें चीज़ें अच्छे से समझनी है। ओके, बोर तो नहीं हो रहे? बोर होना मत, ओके, कि मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो, अब क्या देखनी है हमें कि मैंने कुछ इनपुट दिया, मैंने अपने कीबोर्ड से कुछ इनपुट दिया। ध्यान से समझना इस चीज़ को। कीबोर्ड से मैंने कुछ इनपुट दिया। अब इस इनपुट को यहाँ पे मेरे कंप्यूटर पे स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डब्बा। ठीक है, आप क्या याद रखो कि डब्बा, एकदम लेम टर्म्स में मैं बता रहा हूँ। इस डब्बे को हम क्या बोलते हैं भैया? मेमोरी स्पेस। क्या बोलते हैं? मेमोरी स्पेस। ठीक है, हमने कुछ इनपुट दिया अपने कीबोर्ड से, एंड आई वांट ऑल माय डेटा टू बी स्टोर्ड एट, कहाँ पे? कंप्यूटर में। उसके लिए हमें चाहिए मेमोरी स्पेस। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था मेमोरी के बारे में, तो कितने प्रकार की मेमोरीज होती हैं हमारे पास? एक होती है टेम्पोररी मेमोरी भैया, एक होती है हमारे पास परमानेंट मेमोरी। टेम्पोररी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी, और परमानेंट को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, समझ आ गया। तो जब हम इनपुट देंगे भैया, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, ये जो डेटा जाएगा वो जाएगा टेम्पोररी मेमोरी में। ये डेटा जाएगा टेम्पोररी मेमोरी में। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या है? टेम्पोररी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी में जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए मेमोरी स्पेस, इन सब डेटा को स्टोर करने के लिए। अब समझना बात, डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होती है? बताओ मुझे, किस फॉर्मेट में स्टोर होती है भैया? साइज़ पूछ रहे हो क्या आप? साइज़ वगैरह नहीं पूछ रहा मैं, टाइप पूछ रहा हूँ कि किस टाइप में स्टोर होती है। आप बोलोगे भैया बाइट्स में होती हैं, बिल्कुल सही। आप बोलोगे भैया एमबीज़ में होती है, मेगाबाइट। आप बोलोगे भैया जीबीज़ में होती है, गीगाबाइट। आप बोलोगे भैया टीबीज़ में होती है, टेराबाइट। ठीक है, के भी तो भूल ही गया हमने, किलोबाइट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होती हैं। अब ध्यान से समझो, अब क्या चाहिए मुझे? बस एक प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे मेमोरी स्पेस चाहिए। अब ये कौन देगा? मेमोरी स्पेस देने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, लेकिन यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं? यहाँ हम बात करने वाले हैं कि ये जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, वो करेंगे हमारे पास भाई साहब डेटा टाइप्स। अब एक चीज़ और समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ जो मेमोरी स्पेस का एलोकेशन करेगा, क्या करेगा? मेमोरी स्पेस का एलोकेशन दिख तो रहा ना आप लोगों को? तो वो एलोकेशन कौन करता है? वो करता है डेटा टाइप्स। समझ आ गई सारी चीज़ें? तो अब ये डायग्राम समझ आ गया। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाना। अब सबसे पहले मुझे आप बताओ कि डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप अगर आप बोलोगे तो क्या होता है भैया? टाइप ऑफ डेटा that a variable can store। ठीक है, वेरिएबल को और हम क्या बोल सकते हैं? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है उतना। वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिफायर भैया। ठीक है, बिल्कुल सही। द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल और एन आइडेंटिफायर कैन स्टोर, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। लेकिन अभी मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको क्या बताया है कि डेटा टाइप इज़ मेनली यूज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस इनसाइड आवर टेम्पोररी मेमोरी। ठीक है, कहाँ पे? टेम्पोररी मेमोरी में वो स्टोर करवाएगा। किसका काम है? डेटा टाइप का। सो डेटा टाइप इज़ mainly used to allocate memory spaces
to our inputs in the main memory और किस लिए स्टोर करता है? फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। नहीं लिख रहे हो तो आप पीछे करके वापस लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो डेटा टाइप क्या होता है? आप वो मत बोलना कि टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर, एक लाइन में कभी ख़त्म नहीं करना, आपको समझाना है सामने वाले को। तो क्या बोलोगे? इट इज़ मेनली यूज टू एलोकेट मेमोरी स्पेसेस टू द इनपुट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन द मेन मेमोरी फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। समझ आई सारी चीज़ें? अब आओ आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे, बस समझते जाओ, मैं रिलेट करूँगा, डॉट्स को कनेक्ट करना मेरा काम है, ठीक है? अब आ जाओ आप सही चीज़ों में। अब हमने क्या बात किया? हमने बात किया भैया डेटा टाइप्स की, ठीक है? तो अब हम डेटा टाइप्स के चीज़ों से रिलेटेड कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपेयर करोगे भैया आप? अब आपको पता है डेटा टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? इंट आता है भैया, फ्लोट आता है, हमारे पास डबल आता है, हमारे पास भैया कैर आता है। तो ये सब क्या है? हमारे पास डेटा टाइप है, ठीक है, जो वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, मेमोरी स्पेसेस एलोकेट करते हैं हमें, ठीक है? अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपैरिजन करके देखेंगे। क्या देखना है भैया हमें? आ जाओ, हमें देखना है 1 2 3, ठीक है? एंड हमें इधर दे दो, ठीक है? देखो इधर हम लिखेंगे डेटा टाइप, और इधर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। हम अभी बात करेंगे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बात कर रहे हैं अब? डेटा टाइप और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छे से समझना, ठीक है? और हम ये बात करेंगे फर्स्ट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। भैया आप ये सब चीज़ क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है पाइथन, और पाइथन के साथ साथ जावा भी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है जिनकी वजह से हम पाइथन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जावा को नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए हम अभी ये पढ़ रहे हैं। तो आप देखो, अगर हम बात करें डेटा टाइप्स की तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंट, दूसरा आता है फ्लोट, तीसरा आता है डबल ले लो, चौथा ले लो आप कैरेक्टर, ठीक है? तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंट डेटा टाइप है, ध्यान से समझना, मेरे वर्ड्स को कैच करना। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंट डेटा टाइप है वो कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा? वो मैक्सिमम 2 करेगा भैया, ठीक है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम इंटीजर डेटा टाइप 4 मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। इंट डेटा टाइप के लिए 4 मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है। फ्लोट में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, और वही यूनिक्स में ये 8 करेगा। डबल जो करेगा वो करेगा 8 डॉस में, और यूनिक्स में ये करेगा 16। कैर जो करेगा वो 1 और 1, ठीक है, दोनों में सेम। अब मेन रीज़न ये है भैया, कि मेन रीज़न आप ये नहीं बोलोगे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करता इसलिए हम उसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट मेमोरी स्पेस एलोकेशन करता है। मेमोरी स्पेस एलोकेशन करता है, कौन करता है? डेटा टाइप्स। hence we call it as प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है? इसलिए हम उसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो हमने बात की, ये बात की हमने C या C++ की, आप मान के चलो, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वही हैं,
ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? आगे बढ़ें। तो आप ये चीज़ तो लिखना ही लिखना, भले ऊपर का मत लिखो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का डेफिनेशन, बट आपको ये चीज़ समझना है कि डिफरेंस प्लेटफॉर्म में डिपेंडेंसी में कहाँ पे आती है कि मेमोरी स्पेस एलोकेशन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग होती हैं बाय डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स क्या है? ये एक मेमोरी स्पेस एलोकेटर है, ठीक है, मेमोरी देते हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड चीज़ पे। सेकेंड हम बात करते हैं जावा की, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे जावा की। तो जावा में जब हम बात करते हैं तो एक मिनट रुक जाओ। तो जब हम जावा में बात करेंगे तो जावा क्या है? सेकेंड पे बात करो आप, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपको पता है भैया कि जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। अब कैसे है? अब आप बता सकते हो क्योंकि भैया मेमोरी स्पेस एलोकेशन सेम होता होगा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सही बता रहे हो आप। तो जावा की जब हम बात करें तो हम लेते हैं एक एक डेटा टाइप को। सबसे पहले लेते हैं हम बाइट को, ठीक है। फिर लेते हैं हम शॉर्ट को, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर ले लो, फिर लॉन्ग ले लो, ठीक है। फिर आप फ्लोट ले लो, फिर भैया आप और भी हैं नीचे जय श्री राम, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, फ्लोट ले लिया हमने डबल ले लिया, डबल के बाद आएगा बूलियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेटा टाइप हैं जावा के अंदर। अब हम इसके कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन हम किस में कर रहे हैं? एक डॉस में कर रहे हैं और दूसरा यूनिक्स में कर रहे हैं। तो डॉस में कितना लेगा? इसको हटा दो, एक मिनट रुको। ठीक है, हटाओ। तो डॉस में कितना लेगा? बाइट 1 मेमोरी स्पेस एलोकेशन करता ही है, बाइट डेटा टाइप। शॉर्ट में जब हम बात करते हैं तो 2 करता है, ठीक है। इंटीजर कितना करेगा? 4। दोनों में कर रहा है, मतलब दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम कर रहा है। फिर लॉन्ग की बात करें तो 8, ठीक है। फिर अगर हम फ्लोट की बात करें तो 4 इसमें और 4 उसमें, मतलब यूनिक्स में और डॉस में सेम। फिर 8 करेगा डबल। फिर बूलियन नहीं करता कोई, ठीक है। बूलियन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ट्रू फॉल्स में भाई साहब खेलते रहते हैं, ट्रू फॉल्स। तो इसको ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ, ठीक है। इतना समझ आ गया भैया मुझे। अब एक बात बताओ। सबसे पहले तो यहाँ जब आप लिखोगे ना तो ये लिखोगे विथ डीपी का मतलब डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। इस ज़्यादा नहीं समझना, बस लिख लो। अब ये समझ लिया आपने। अब आप देख रहे हो कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में ये है हमारे पास डॉस भाई साहब और ये है हमारे पास यूनिक्स भाई साहब। तो दोनों में जो मेमोरी स्पेस एलोकेशन हो रहा है बाय डेटा टाइप वो सेम हो रही है, ठीक है। वो सेम हो रही है, स्पेस एलोकेशन सेम एलोकेशन हो रही है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो हैंस जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या है? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक चीज़ और लिखो आप लोग कि ये जो भी डेटा टाइप्स है ना, दीज डेटा टाइप्स, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ पता है मुझे, बट थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग। दीज डेटा टाइप्स आर कॉल्ड, ये डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड प्रिमिटिव कोर फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ठीक है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स बोलते हैं। द मेमोरी स्पेस, और भी लिख लो, द मेमोरी स्पेस ऑफ ऑल डेटा टाइप टेक्स सेम मेमोरी स्पेस, MS लिख रहा हूँ मैं, मेमोरी स्पेस इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ठीक है।
इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन भैया अगर जावा और पाइथन में मेमोरी स्पेस एलोकेशन सेम हो रहा है तो हम पाइथन को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, क्या पूछ रहा हूँ मैं कि भैया अगर जावा और पाइथन में मेमोरी स्पेस एलोकेशन सेम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स तो हम क्यों पाइथन को प्रेफर कर रहे हैं? तो उसका बस एक रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो मुझे 60 बाइट का, मुझे 60 या 65 बाइट्स का डेटा स्टोर करना है इन जावा। ठीक है, या फिर मुझे लेट्स से a इज इक्वल टू 9999 जितने लिख सकूं। ठीक है, ये स्टोर करना है इन जावा। ठीक है, क्या कर पाओगे क्या? मुझे बस रीज़न दो। ये लिमिटेशन है जावा की, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आप जब लिमिट से ज़्यादा, ध्यान से समझो मेरे वर्ड्स को, आप जब लिमिट से ज़्यादा चीज़ें स्टोर करवाने की कोशिश करते हो जावा में तो वो आपको क्या देगा भाई साहब? लड्डू का मतलब एरर। ठीक है, तो वो आपको क्या देगा? एरर। समझ आ गई सारी चीज़ें? लेकिन जब सेम चीज़ आप पाइथन में इम्प्लीमेंट करोगे तो पाइथन में ये ईजिली एग्जीक्यूटेबल हैं, ईजिली आपका ये स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से क्या समझ आया भैया? इस चीज़ से क्या समझ आया कि सबसे पहला कंक्लूज़न ये है, इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना। इस पॉइंट को मैं रेड मार्क कर देता हूँ क्योंकि दिखाना है मुझे। ओके, इसको आप रेड मार्क कर लो। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, तो पहला जो रीज़न है कि हम पाइथन छोड़ो, अभी जावा की लिमिटेशन देखते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ जावा। तो जावा की पहली लिमिटेशन ये है भाई कि जावा के जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, जावा के जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, दैट टेक्स रेस्ट्रिक्टेड मेमोरी स्पेस। मतलब कि ये जितना भी ये मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं, इनसे ज़्यादा अगर मैं करवाऊँ तो ये भाई साहब मना कर दें कि मैं तो नहीं कर रहा भाई, मेरा एक लिमिट है, मेरी एक औकात है, मैं उस औकात से बाहर नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो मतलब रिस्ट्रिक्टेड मेमोरी स्पेस है भाई साहब जावा की डेटा टाइप्स के पास। और उन डेटा टाइप्स को हम क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स या फिर फंडामेंटल डेटा टाइप्स। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, समझ आ गई सारी चीज़ें? तो पहला रिस्ट्रिक्टेड मेमोरी स्पेस। सेकंड भैया क्या रीज़न है? जावा का लिमिटेशन क्या है? ऑल डेटा टाइप इन जावा में द डेटा टाइप्स इन जावा होल्ड्स ओनली सिंगल वैल्यू। भैया इसका क्या मतलब है? ये लिमिटेशन है सेकंड जावा का। ठीक है, मान के चलो भाई साहब, मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में लेट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 10 के साथ मुझे ABC भी लिखना है, 10 के साथ मुझे कुछ और लिखना है XYZ। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। 10 के साथ मुझे कुछ और भी लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्या जावा में कर सकता हूँ क्या? ध्यान से समझो और ध्यान से कोशिश करो इसको समझने की। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल में चाहता हूँ अलग अलग मतलब टाइप्स के डेटा स्टोर हो जाए, तो क्या जावा में पॉसिबल है? ये नहीं, ये ओनली सिंगल वैल्यू को ही एडजस्ट करेगा, सिंगल वैल्यू को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, एक ही वैल्यू रहनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू भैया मैं स्टोर नहीं करवा सकता। तो ये क्या है? सेकंड लिमिटेशन ऑफ जावा। ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, तो इसको भी आप रेड मार्क कर लो। ठीक है, ये चीज़ भी हमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।
थर्ड पॉइंट क्या है भैया? थर्ड पॉइंट जो जावा की लिमिटेशन है, all data types follows non-object approach। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बात की कि एक से ज़्यादा आप तरीके के डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते, लेकिन भैया जावा में ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? भैया जावा में अगर ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंटेबल बनानी है तो आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, एंड उस चिड़िया का नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है भैया क्या? अच्छे से पता है आपको, बस आप बता नहीं रहे हो। शर्माओ मत यार, बताओ, अपना ही लेक्चर है। ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के ऊपर आएंगे। होप्स आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, एंड मैं कोशिश करूँ अपना 100% टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो जावा की लिमिटेशंस पता चल गई है आपको, और अगर सेम चीज़ आपको अगर जावा में इम्प्लीमेंट करनी है तो आप जाओगे ऑब्जेक्ट के पास। आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों रीजंस को आप लोग गांठ बांध के रख लोगे। पहला कि रेस्ट्रिक्टेड मेमोरी स्पेस होती है जावा के डेटा टाइप्स के पास, वो उससे ज़्यादा वो अपने औकात से बाहर नहीं जाते। सेकेंड, द डेटा टाइप्स इन जावा होल्ड्स ओनली सिंगल वैल्यू, मतलब एक से ज़्यादा आप वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते एक वेरिएबल, एक आइडेंटिफायर के अंदर। ठीक है, थर्ड, ये नॉन ऑब्जेक्ट अप्रोच फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट और नॉन ऑब्जेक्ट अप्रोच हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक सारी चीज़ें? दो चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है। आगे बढ़ते हैं तो ये समझते हैं सबसे पहले कि एक तो ऑब्जेक्ट और एक नॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक नॉन ऑब्जेक्ट, ये दोनों अप्रोच क्या हैं? देखो, नॉन ऑब्जेक्ट अप्रोच में मैंने क्या बोला? डेटा टाइप जो जावा के अंदर है वो नॉन ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। तो नॉन ऑब्जेक्ट में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला कि सिंगल वैल्यू, जो हमने डिस्कस किया था कि सिंगल वैल्यू होल्ड करेगा बस, प्लस मेमोरी रेस्ट्रिक्शन। भैया आपने जावा के लिमिटेशन में ये दोनों तो अलग अलग पॉइंट्स में कवर किए हैं। हाँ, यहाँ इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑब्जेक्ट अप्रोच, जहाँ पे हम डेटा टाइप सिंगल वैल्यू को स्टोर करेगा और उसकी मेमोरी की रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अप्रोच में हम क्या बोलते हैं कि मल्टीपल क्या आप होल्ड कर सकते हो? वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। यही डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट में हम देखो बैकएंड में हमने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, एंड बैकएंड के लेक्चर्स भी देखोगे तो आपको सारी चीज़ें, सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही मिलेंगे। याद है क्या? हम डिफ़ाइन करते थे, नेम कॉलन लगाते थे, फिर वापस करते थे, फिर इसको हम टेस्ट करते थे। कहाँ पे हम टेस्ट करते थे? इसको पोस्टमैन के थ्रू, पोस्टमैन पे ये डेटा हम पुट करते थे। ठीक है, एंड वो हम टेस्ट करते थे। तो ये सारे किसके फॉर्मेट में थे? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में थी। याद नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज़ हम स्टोर करवा सकते हैं, वाइल नॉन ऑब्जेक्ट में सिंगल वैल्यू रहेगी और मेमोरी के रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। ठीक है, अब बोलोगे ठीक है भैया आपने बोल दिया और मैं समझ गया कि जावा में अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करूँगा। जावा में डायरेक्टली मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल चीज़ के अंदर नहीं रख सकता। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया मैं ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लूँगा जावा के अंदर, लेकिन जावा के ऑब्जेक्ट्स लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट की लिमिटेशंस। ठीक है, अब जावा के ऑब्जेक्ट का भी लिमिटेशन है भाई, तभी तो पाइथन ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अगर हम जावा में चीज़ें परफॉर्म कर पाते तो क्या ही ज़रूरत थी हमें पाइथन की? ज़रूरत है भी तो सिर्फ ये हमारा परफॉर्मेंस ही तो इंक्रीज़ कर रहा है, बाकी तो कुछ काम नहीं आ रहा। बताओ। अब बस एक दो चीज़ें याद रखनी है आपको कि जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं
तो ऑब्जेक्ट्स में ना एक रेस्ट्रिक्शन होता है, पता है आपको जावा में पहले से सिंगल वैल्यू की रेस्ट्रिक्शन है और मेमोरी का रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स में साइज रेस्ट्रिक्शन, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, साइज रेस्ट्रिक्शन होती है। ऑब्जेक्ट्स में साइज रेस्ट्रिक्शन होती है। साइज रेस्ट्रिक्शन मतलब इसको आप डायनेमिकली समझ सकते हो, डायनेमिकली, ठीक है। इसको मैं कैसे समझाऊं, बस आप ये पॉइंट रट लो अभी के लिए, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ अभी आपको। क्या होती है ऑब्जेक्ट्स की लिमिटेशन जावा में, कि साइज़ का रेस्ट्रिक्शन होता है। अब साइज़ रेस्ट्रिक्शन समझने के लिए आई थिंक मैंने एक कोड इंक्लूड किया है यहाँ पे। हाँ देखो, बड़ा लंदन में मौजूद है ये कोड, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या किया है एक क्लास के अंदर, ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम एंड उसका मार्क्स, तीनों डिफाइन किया है क्लास के अंदर, ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं, ओके। तो क्लास में मैंने क्या डिफाइन किया, स्टूडेंट नंबर, स्ट्रिंग नेम और मार्क्स उसका। अब हम सेम चीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सेम चीज़ का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नंबर मैंने डिफाइन किया 100, फिर स्टूडेंट का नेम मैंने डिफाइन किया अनिल, ठीक है। उसके मार्क्स भी 100 आउट ऑफ 100 आए, ठीक है, टॉपर रहा होगा वो बच्चा। अब इतना समझ आ गया आपको। तो इस पॉइंट पे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है भैया, मुझे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का पता नहीं है, या फिर मैं भूल गया हूँ। पहली दिक्कत आपकी मुझे मालूम है भैया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड दिक्कत आपको ये आएंगी कि ठीक है, बस एक ही, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक ही है अपने पास, क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट का ही है अपने पास, ठीक है। अब ये बता रहा हूँ कि मैंने क्लास डिफाइन किया और क्लासेस में हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं जावा के अंदर, ये जावा का कोड है, ओके। तो अब मैंने ये तीनों चीज़ डिफाइन कर दिया जो यहाँ पे लिखी हुई है क्लास के अंदर, ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना। लेकिन अब मान के चलो मुझे स्टूडेंट का लोकेशन भी चाहिए, लोकेशन भी ऐड करना है मुझे इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ s.loc लिखता हूँ और उसको एलोकेट कर देता हूँ मैं XYZ, कुछ भी लोकेशन होगा स्टूडेंट का, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, +s.loc, ठीक है, ऐड कर देता हूँ। तो क्या ये रन करेगा या एरर देगा मुझे, बताओ, क्या ये रन करेगा या फिर एरर देगा मुझे। अब यही कॉन्सेप्ट है भैया साइज रेस्ट्रिक्शन का। मैंने क्या बोला, आप डायनेमिकली कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स में जावा के कोड में, ठीक है। अगर आपने उस चीज़ को क्लास में डिफाइन नहीं किया तो आप नहीं लिख सकते, मतलब रन टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना हो तो आप ऐड नहीं कर पाओगे, सिंपल। आपको उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग loc, ठीक है, इसके बाद ही एग्जीक्यूट हो पाएगी। और इस पॉइंट पे हमको समझ आता है कि साइज़ का रेस्ट्रिक्शन है, कि साइज़ डायनेमिक नहीं है, आपको कुछ बाद में ऐड करना होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इतना समझ आ गया भैया आपको? चलो, भैया एंड दीदी, हमेशा मैं भैया ही बोलता हूँ, बहुत सारे बहनें भी हैं हमारे यहाँ पे, तो नाराज़ मत होना। चलो, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली, डेटा टाइप्स का डेफिनेशन देख लिया, कंपैरिजन देख लिया, डॉस यूनिक्स में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देयर आफ्टर क्या क्या लिमिटेशन थी जावा के अंदर। 3 लिमिटेशन देखा हमने, मेमोरी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, सिंगल वैल्यू रिस्ट्रिक्शन है और नॉन ऑब्जेक्ट अप्रोच फॉलो करता है। फिर हमने ऑब्जेक्ट्स की भी लिमिटेशन देखी कि साइज रिस्ट्रिक्शन है भैया, ठीक है। अब मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको समझना है ये।
क्या है कि इन पाइथन all values आर स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। क्या बोल रहा हूँ मैं? इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब जब हम पाइथन की बात करते हैं भैया, ये सारा फालतू चीज़ें, ये सारा हिस्ट्री पढ़ने के बाद जब हम पाइथन के ऊपर आते हैं तो मुझे पता चलता है कि पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर हो रही है। एंड मेन मुद्दा ये है, एंड द मेन मेजर पार्ट एंड द मेजर रोल इज, मेजर पार्ट ये है कि देयर इज नो मेमोरी प्लस साइज रेस्ट्रिक्शन। अब यही पॉइंट पे आपको लग जाएगा कि दोनों जावा और पाइथन इंडिपेंडेंट थे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो भैया एक्चुअल डिफरेंस कहाँ है? एक्चुअल डिफरेंस यही है कि जावा में मेमोरी और साइज रेस्ट्रिक्शन दोनों हैं, लेकिन पाइथन में हमारे पास क्या है? पाइथन में हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैं अगर a इज़ इक्वल टू 999999 कितना भी करूँ तो ये आराम से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं ये इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। अब हम बोल सकते हैं एट लास्ट, हैंस पाइथन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हैंस पाइथन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। समझ आ गई सारी चीज़ें? समझ आई या नहीं? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या कंटिन्यू करेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट, एंड इसके बाद कीवर्ड्स वगैरह पे फोकस करेंगे। कीवर्ड्स हो जाएगा, क्लासेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने तीसरे फीचर्स के ऊपर मूव करेंगे। ये तुम्हारा दूसरा फीचर था ना भाई, दूसरा फीचर था ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्यों ये दूसरे लैंग्वेज से भिन्न है। भिन्न का मतलब डिफरेंट है। ठीक है, तो तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे, तीसरे नहीं मतलब आई थिंक 6th और 7th होगा, तो डायनेमिकली टाइप्ड क्यों बोलते हैं हम पाइथन में। अगेन हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले, इस लेक्चर को क्लोज करने से पहले, आई वॉन्ट यू ऑल टू शो समथिंग, मतलब मुझे शो करना है। नो वरीज, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। क्या क्या शो करना था मुझे भैया, आ जाओ, मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पाइथन में करके दिखाना है ये एक इम्प्लीमेंट। तो पाइथन कंपाइलर हम खोल लेते हैं भाई, पाइथन कंपाइलर आप खोल लो। ठीक है, पाइथन कंपाइलर प्रोग्रामिस्ट का हम खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेते हैं a इज़ इक्वल टू 99, अरे रुक जाओ, a इज़ इक्वल टू 9999 इतना ले लो। ठीक है, और हम करेंगे प्रिंट क्या करना है आपको, a। तो क्या लगता है ये स्टोर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ये स्टोर हो जाएंगी, इतनी सारी जो वैल्यू मैंने फालतू का लिखा रखा है, क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि पाइथन में ना साइज रेस्ट्रिक्शन है ना मेमोरी रेस्ट्रिक्शन है, बट भैया जावा में तो दोनों है, तो पाइथन में तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही, तो मुझे बिना किसी एरर के आउटपुट मिल गया। ठीक है, मतलब मैंने ये दिखा दिया आपको एक लाइन में कि कोई दिक्कत नहीं है साइज़ का। ठीक है, और जब सेम चीज़ आप जावा में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको एरर देखने को मिलेंगी, बिल्कुल एरर देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या थी, ज़्यादा लंबा मैं नहीं ले जाऊंगा इस चीज़ को। सेकंड क्या थी हमारे पास, कहाँ हमने इसको डिनोट किया है, यहाँ पे। ठीक है, चलो करते हैं। सेकंड ये दिखाना था कि मुझे पाइथन में यहाँ पे सिंगल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ मैंने स्टार मार्क कर रखा है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो अगर मान के चलो ए के अंदर हम क्या लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 10, कॉमा दे के लिखो आप ABC, फिर कॉमा दे के लिखो आप
12.46, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। अब अगर मैं ए प्रिंट करूं तो ये अच्छे से मुझे वैल्यू दे रहा है। और वापस मैं इसी टाइम पे वापस एक और चीज़ मैं अगर जोड़ दूं कुछ भी, ठीक है, तो पाइथन मुझे ये भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है भैया। आप रन टाइम पे डायनेमिकली ऑब्जेक्ट्स के अंदर चीज़ें पास कर सकते हो। लेकिन जब भाई हम बात करते हैं जावा के अंदर, तो जावा में क्या प्रॉब्लम थी? कहाँ था हमारे पास कोड? ये तो जावा में क्या प्रॉब्लम थी? अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ डालना है तो आपको क्लासेस में डिफाइन करनी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको क्लासेस में यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफाइन करना होगा, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। तो आई होप जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन में अच्छे से डिफरेंस पता हो गया आपको। ओएस का डेफिनेशन पता हो गया आपको, प्लेटफॉर्म का मतलब पता चल गया, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों में अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मेमोरी डेटा टाइप्स आपको समझ आ गया कि अगले बार से आपसे कोई पूछे डेटा टाइप क्या होता है तो आप बता सको कि स्पेस एलोकेट करता है, मेमोरी स्पेस, जब भी हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता तो, ठीक है। और कितने मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है ये डेटा टाइप्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप वो भी बताने के काबिल हो चुके हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई इस चीज़ में घुमाने की कोशिश करे तो बिल्कुल मत घूमना और जावा की लिमिटेशंस उसको अच्छे से बता देना, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ध्यान रखो आप लोग। टाटा बाय बाय।